Good morning class. Yesterday we had done the concept of demand. In that we had done factor affecting, law of demand, various exemptions, increase decrease क्या होता है, expansion contraction क्या होता है. Okay, so today we are going to continue with the same concept, that is elasticity of demand. पहले हम read करेंगे ये है क्या. Elasticity of demand is the extent to which demand respond to change in any its determinant like price, income, taste and preference etc. इसका एक सिंपल मीनिंग कि डिमांड कितना एक्सटेंड, इलास्टिक कितना ही वो एक्सटेंड होता है हमारा डिमांड कोई भी फैक्टर के अफेक्ट पड़ने से. ठीक है, तो वो हमारा होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, वो हमारा है price elasticity of demand. Law of demand explain that when other determinants are assumed to be constant, as price fall demand expand and as price rise demand constant. जो हमने अब तक करके लॉ ऑफ डिमांड में क्या बोला गया था, जहाँ पे प्राइस हमारा इंक्रीज हुआ डिमांड डिक्रीज हुआ, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड हमारा इंक्रीज. ठीक है, तो वही बोला गया है यहाँ पे, जहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा है और प्राइस फॉल हुआ तो डिमांड एक्सपांड हुआ और प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कांस्टेंट आइकन से डिक्रीज हुआ. बट इट डज नॉट स्टेट बाय व्हाट प्रपोर्शन डिमांड एक्सपांड और कांस्टेंट. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन दिस. ओके, हमने ये डिस्कस किया कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हुआ, प्राइस कम तो डिमांड बढ़ गया. बट वो प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड कितनी कम हुई, क्या तो प्राइस कम होने से डिमांड कितनी बढ़ी, एक प्रॉपर प्रोपोर्शनेट हमें इसकी वैल्यू नहीं पता. तो वो हम उसे इसके थ्रू हमें वो मालूम पड़ जाएगा कि कितना डिक्रीज हुआ और कितना इंक्रीज हुआ है. ठीक है, चलो हम देखिए इसमें क्या दिया हुआ है. तो पहले हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. होता क्या है देखो, price elasticity of demand shows the proportionate to which demand change with a change in price. It can be expressed as price elasticity of demand is equal to proportionate change in demand upon proportionate change in price. हमको ये क्या शो करता है कि हमारा डिमांड में कितना इफेक्ट हुआ प्राइस के चेंज होने से. ठीक है, यहाँ पे डिमांड में कितना चेंजेस आया जैसे प्राइस चेंज हुआ, तो उसको यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया गया है इस फॉर्म में. एक फॉर्मूला क्या दिया हुआ है देखो, जितना आपका डिमांड चेंज हुआ होगा डिवाइड बाय जितना प्राइस चेंज हुआ होगा, जो वैल्यू आपको फाइंड होगी वो आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है देखो, अगर 1% फॉल हुआ प्राइस में और एक्सीलरेट किया 5% बढ़ गया डिमांड उसका, तो डिमांड बढ़ता है वो ऊपर आएगा. तो हमने ऊपर लिखा कितना है वो 5%, अब नीचे क्या आएगा हमारा फॉल, प्राइस कितना है वो 1%, डिवाइड करो 5, ये आपका हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर है. तो अब इसका डेफिनेशन क्या है प्रॉपर वो देख लो. द डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन बाय मार्शल इज एज अंडर. अकॉर्डिंग टू मार्शल, द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ राइज इन demand because of a fall in price and upon the extent of fall in demand because of a rise in price. वही चीज़ यहाँ पे एक्सप्रेस किया उन्होंने. क्या बोला है यहाँ पे देखो कि कितना यहाँ पे डिमांड में चेंज हुआ प्राइस के कम और ज़्यादा होने से. क्लियर है. अब इसे कुछ डिग्री है मेजर करने की, हम डिग्री डिस्कस कर लेके. क्या दिया है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज in demand because of a change in price can be expressed in 5 degree as under. इसको 5 वे से हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो फर्स्ट है हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. हम कब बोलेंगे इसे, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है. देखो, when there is an infinite change in demand commodity because of a negligible change in price, then such demand is called perfectly elastic demand and the elasticity of demand is infinity. इसमें क्या बोला है, जब यहाँ पे डिमांड में चेंज हुआ, यहाँ पे इन्फिनाइट चेंज, डिमांड बढ़ता ही जा रहा है लेकिन प्राइस में कुछ चेंज ही नहीं किया. यहाँ प्राइस आपका कांस्टेंट है, जो प्राइस है 3 रुपीज़ था वो 3 का 3 है, पर डिमांड बढ़ता गया, मतलब प्राइस में कुछ चेंजेस नहीं है और डिमांड बढ़ ही रहा है कंपनी का, तो उसे हम क्या बोलेंगे,
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे आपने ना प्राइस कम किया ना ज़्यादा किया, फिर भी आपका यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो आपको ये शो करना है इस वे में, डिमांड एंड प्राइस, कोई भी आप यहाँ पे वैल्यूज़ ले लो और सेम यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस तो सेम ही है, कोई भी प्राइस पुट करो आप और उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। आपको एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है, इन शॉर्ट में। आपको एग्जाम्पल भी इसका आपको जो ये एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है। तो यहाँ ई और पी, तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, तो फॉर्मूला लिखना है आपको, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। क्लियर है आपको? पहला हमारा क्लियर हुआ, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब बोलेंगे हम, जब हमने प्राइस में कब कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं किया, वो का वही है, बस हमारी डिमांड बढ़ती गई, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक उसका ऑपोजिट होगा, क्या है देख लो, व्हेन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी से कॉमोडिटी के change by any amount say 10%, but there is no change in its demand, then such a demand is called perfectly inelastic demand। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, प्राइस जो था सपोज कोई प्रोडक्ट का वो पहले 10 रुपीज़ था, अब उसका 12 रुपीज़ कर दिया, कंपनी ने क्या कर दिया, उसका प्राइस 10 के बदले 12 रख दिया। जो डिमांड थी उसकी पहले 500 लोगों की यहाँ पे डिमांड थी, वो 500 की 500 ही अभी भी चेंज नहीं हुई, मतलब हमने थोड़ा सा चेंज किया प्राइस में और उसका डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आया, उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। देखो, व्हेन अ प्राइस ऑफ कॉमोडिटी से कॉमोडिटी के चेंज बाय एनी अमाउंट से 10%, कितना भी वो चेंज हुआ हो सपोज, बट उसके डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। आपको ये डिमांड प्राइस, आपका यहाँ पे डिमांड था, यहाँ पे प्राइस कितनी है उसकी, यहाँ पे सपोज की डिमांड उसका था 40 था, अब वो प्राइस बढ़ती जा रही है पर डिमांड वो का वही है, कुछ आपका रे यहाँ पे अलग हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ प्राइस चेंज नहीं हुआ, प्राइस वो का वही है और डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। प्राइस उन्होंने चेंज किया है, प्राइस बढ़ाते गए पर डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं आया। क्लियर है? इस टॉपिक में क्या है, प्राइस चेंज किया पर डिमांड में फिर भी इफेक्ट नहीं पड़ा, वो आपका क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। When the percentage change in demand is proportionate to percentage change in price, then it is called unitary elastic demand. For example, if price of commodity has fall by 5% and its demand by 5%, then there is a unitary changes in demand। अब यहाँ पे क्या बोला गया को, unitary यानी equal in short। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस कम हुआ हमारा और डिमांड जो था वो बढ़ गया। क्या बोला है देखो, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी एज फॉल बाय 5% एंड इट डिमांड बाय 5%, देन देयर इज यूनिटरी चेंज इन डिमांड। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही प्राइस उसका फॉल हुआ, प्राइस क्या हुआ, कम हुआ, वैसे ही डिमांड उसका क्या हो गया, यहाँ पे एक्सपांड हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्लियर है? जैसे जितना प्रपोर्शन प्राइस कम हुआ उतना प्रपोर्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिमांड भी एक्सटेंड हो गया। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, relatively elastic demand। when percentage change in demand is proportionate more than percentage change in price, then such demand is called relatively elastic demand। क्या बोला है देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस कोई कॉमोडिटी की बढ़ गई है, प्राइस जो बढ़ी है और उसका डिमांड क्या हो गया, ज़्यादा डिमांड कम हो गया, सपोज प्राइस का 10 रुपीज़ था, 10 से 11 हो गया, कुछ ही बढ़ाया और डिमांड जो उसका 500 गुड का था आज वो 300 गुड का हो गया, मतलब थोड़ा सा ही चेंजेस किया प्राइस में और उसका ज़्यादा इफेक्ट हमारे डिमांड में दिखा, डिमांड ज़्यादा कम हो, थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया और डिमांड ज़्यादा यहाँ पे कम हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, relatively elastic demand। देखो, when the percentage change in demand is proportionately more than percentage change in price, डिमांड यहाँ पे ज़्यादा चेंज हुआ है एज कम्पेयर टू प्राइस, तो उसे हम क्या बोलेंगे, relatively elastic demand। क्लियर है? वही आपको यहाँ पे ड्रॉ भी डायग्राम करना है, डिमांड एंड प्राइस। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ही प्राइस में चेंज हुआ तो डिमांड यहाँ पे
M1 से M हो गया, ठीक है, क्लियर है आपको? ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, उसका कुछ उल्टा होगा, क्या है देखो, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज प्रपोर्शनेट लेसर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, then such demand is called relatively inelastic demand. For example, when price of commodity G rise by 20% and a resultant demand fall only by 5%, then a demand is called the relatively inelastic demand. क्या बोला है? A very simple thing, ये बोला है कि यहाँ प्राइस तो बड़ी है, प्राइस 10 से सपोज 15 रुपया हो गया उसका प्राइस, पहले 10 था आज 15 रुपीज़ हो गया, पर डिमांड जो पहले उसका 500 था ना, वो अभी कुछ समझ 450 हो गया या 400 हो गया हो, मतलब जितना प्राइस ज़्यादा इंक्रीज किया डिमांड में थोड़ा ही इफेक्ट आया हो, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। क्लियर है आपको? क्या था ऊपर में, क्या था, कंफ्यूज नहीं होना। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या था हमारा, यहाँ पे जब प्राइस में थोड़ा ही चेंज किया तो डिमांड बहुत नीचे गिर गया हमारा, ठीक है, और जैसे ही हमने प्राइस में ज़्यादा चेंजेस लाए, 10 का 15 कर दिए, तो डिमांड थोड़ा ही कम हुआ, तो ये हमारा क्या होगा? इनइलास्टिक। अगर जितना पॉजिटिव शो होना, फॉर एग्जांपल जहाँ थोड़ा ही चेंज किया प्राइस, डिमांड में बहुत सारा डिफरेंस दिखना, उसे हम बोलेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। क्लियर है आपको? ओके, नाउ आर नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम के कम ज़्यादा होने से डिमांड पे क्या असर होता है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रीड करेंगे पहले। As price is the cause of change in demand. In the concept of price, elasticity of demand, income, the causes of change in demand. In the concept of income, elasticity of demand, it means income elasticity of demand is useful to measure change in the demand for a commodity with respect to change in income of the consumer. वही बोला यहाँ पे, हमें तो पता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में क्या ऊपर नीचे हमारा चेंजेस आता है, बट सेकेंडली यहाँ पे जब कंज्यूमर की इनकम चेंज होती है, कम ज़्यादा होती है, तो उससे हमारा डिमांड पे क्या इफेक्ट आता है हम वो यहाँ पे मेजर करते हैं। क्लियर है? तो मीनिंग ऑफ इनकम का क्या है देखो यहाँ पे, इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डिमांड, कितना चेंज हुआ डिमांड में वो गुड का बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इट कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्मूला एज फॉलो। क्या बोला है देखो कि यहाँ पे कितना चेंजेस हुआ है, किसमें? डिमांड में। क्यों चेंज हुआ? लोगों की इनकम चेंज होने से डिमांड में कितना इफेक्ट आया वो हम कब वो किसका कॉन्सेप्ट है हमारा? वो है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप टाइटल से भी याद कर सकते हो, इनकम, किसी की इनकम इलास्टिक, कम ज़्यादा, हम उस ना इलास्टिक को जितना स्ट्रेच करो वो स्ट्रेच होगा, छोड़ो और कम हो जाएगा, तो मतलब क्या होगा, वो इनकम के कम ज़्यादा होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट होता है, मीनिंग तो वही मिल जाएगा आपको पूरा, ठीक है। इसका देखो एक्सप्रेस किया इस फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ डिमांड, कितना डिमांड में चेंज हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज ऑफ इनकम। क्लियर है? अब इसके भी कुछ टाइप्स है, हम वो डिस्कस कर लेंगे। तो पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड, व्हेन डिमांड इंक्रीज, जब कोई भी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होती है ड्यू टू अ राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑफ डिमांड डिक्रीज ड्यू टू अ फॉल इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, then such a change in demand is known as पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोला है यहाँ पे? डिमांड इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे इंक्रीज हुई है क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का जो था, यहाँ पे जो कंज्यूमर है उनकी जो इनकम है, डिमांड इंक्रीज हुई जब उनकी यहाँ पे इनकम इंक्रीज हुआ, और डिमांड कब कम हो जाएगी? जब उनकी यहाँ पे इनकम कम हो जाएगी, जब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है ना, जैसे उनकी इनकम बढ़ी डिमांड इंक्रीज हो गई, जैसे उनकी यहाँ पे इनकम कम हो गई तो उनका डिमांड भी कम हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है आपको?
अब पॉजिटिव वे में जो चेंज भी हो रहा है उसका भी 3 यहाँ पे डिग्री दिया है। देखो क्या है, पहला यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड, व्हेन चेंज ऑफ डिमांड एंड चेंज ऑफ इनकम ऑफ कंज्यूमर आर प्रोपोर्शनेटली इक्वल देन इट इज़ नोन एज यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड। जैसे ही इनकी इनकम जितनी बढ़ी वैसे ही उनका डिमांड भी प्रोपोर्शनेट, दोनों का लेवल सेम। अगर उनका 2% उनका इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी 2% इंक्रीज हुई। दोनों सेम लेवल में अगर इंक्रीज हो रहे या डिक्रीज हो रहे सेम लेवल पे, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट इनकम इलास्टिक डिमांड। क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी, when change in demand is proportionately greater than the change in income of the consumer, then this type of income elasticity of demand is known as to be a greater than unity। अगर सपोज यहाँ पे डिमांड था उसका 500 था और इनकम थी उसकी 1000, ठीक है। अभी यहाँ पे डिमांड उसका हो गया 500 से 1000 हो गया, जबकि उसकी इनकम 1000 से कुछ 1500 ही हुई होगी या 1200 ही हुई होगी। मतलब कि थोड़ा ही उसका चेंज हुआ इनकम में, और हमें ज़्यादा इम्पैक्ट किस में दिखा, इसके अंदर इम्पैक्ट हमें दिखा डिमांड में। जैसे थोड़ा ही यहाँ पे इंक्रीज हुई लोगों की सैलरी या उनकी इनकम, उससे डिमांड ज़्यादा बढ़ गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन यूनिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन यूनिटी, when the changes in demand is proportionately lesser than change in income of the consumer, then this is called type of income elasticity of demand is known as lesser than unity। इसमें क्या था, थोड़ा ही उनकी सैलरी बढ़ी कि डिमांड बहुत बूस्ट हो गया, हाई डिमांड हो गया। इसका जस्ट उल्टा क्या बोला है इसके अंदर, थोड़ा मतलब उनका यहाँ पे क्या किया गया है, ज़्यादा इनकम उनकी बढ़ी, लोगों की जो इनकम ज़्यादा इंक्रीज हुई, बट उसके मुकाबले उनका डिमांड कम इंक्रीज हुआ, तो वो हमारा क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेसर देन यूनिटी। क्लियर है आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट point, that is negative income elastic demand, with the rise in income of a consumer if demand decrease, or with the fall of income of a consumer if demand increase, then such elastic demand is known as negative income elasticity of demand। Normally same type of inferior good have negative income in elasticity of demand, ठीक है। अब देखो क्या बोला इसमें, देखो नेगेटिव, पॉजिटिव में क्या था कि अगर उनका इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, इनकम कम हुआ डिमांड कम हो गया, ये कॉन्सेप्ट था हमारा। अब नेगेटिव में उसका अपोजिट क्या बोला है, यहाँ पे इनकम जो है ना लोगों की वो इंक्रीज हो गई है, इनकम इंक्रीज हो गई पर डिमांड कम कर दिया वो लोग ने, या तो उनका इनकम कम हुआ तो उन्होंने डिमांड इंक्रीज कर दिया, दोनों क्या इनवर्स रिलेशन हो गया। उनकी इनकम बढ़ गई तो इनकम बढ़ी मतलब डिमांड तो और करना चाहिए, नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, अपना सुपीरियर क्वालिटी यहाँ पे परचेस करना शुरू कर दिया होगा। हमने डिस्कस किया ना रॉबर्ट गिफन का, उनका क्या था, अगर लोग की अगर मतलब कोई प्राइस कोई चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो लोग क्या करते, वही प्राइस में कोई अच्छी क्वालिटी का गुड परचेज करते, वो प्रीफर करते। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गिफन गुड का यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ, मतलब क्या, जब लोग की इनकम बढ़ी तो उन्होंने वो प्रोडक्ट की डिमांड कम कर दी, और जब उनकी इनकम कम हुई, जब उनकी इनकम कम हो गई, जो प्राइस कम था उनका, तो उन्होंने उसका डिमांड बढ़ा दी। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। नाउ लास्ट इज जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड, when the change in income of consumer if demand of the good remain unchanged, then such demand is known as a zero income elasticity of demand। Usually this type of income elasticity of can be found for low price good like salt, postcard, pin, matchstick, स्टेपलर, पिंस एक्सेट्रा। क्या बोला गया है यहाँ पे, इनकम चेंज हुई है लोगों की पर डिमांड वो का वो, ये डिमांड में कुछ चेंजेस नहीं आया। यहाँ पे इनकम लोग की अब बढ़ी है या कम हुई है पर डिमांड वो का वही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज़ीरो इनकम इलास्टिक डिमांड। इनकम के यहाँ पे बढ़ने कम होने से कोई भी इफेक्ट, जीरो इफेक्ट आया डिमांड पे हमारा। क्लियर है। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल होती है, छोटी मोटी चीज़, फॉर एग्जांपल सॉल्ट हो गया, पोस्ट कार्ड, पिन, इसका कितना प्राइस होता है, कम ही होता है, उसमें अगर 1 रुपये या 0.5 पैसा बढ़ भी गया तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ता डिमांड पे, डिमांड वो का वही रहता है उसका। क्लियर है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या है, देखो, any good in economic analysis can be studied or compared in context of its
सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। इकोनॉमिक में हमने देखा कंपेयर किया यहाँ पे दो वे में गुड्स को, या तो सब्स्टिट्यूट होगा या तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब ये होता क्या है हम शॉर्ट में देख लेंगे इसको। सब्स्टिट्यूट गुड मतलब क्या होगा, it means those good which can be easily used in place of given good satisfying a want as they are very close alternative of a given good। वही बोला है। लास्ट एग्जांपल मैंने दिया था आपको इसके टॉपिक के ऊपर कि ग्लूकोज बिस्किट की बहुत कंपनी होती है, अगर मैं कोई और भी कंपनी लूँगी तो मुझे वही चीज़ मिलने वाला है, तो मैं इसको ईजिली शिफ्ट कर सकती हूँ, या कभी ये कंपनी तो कभी वो कंपनी का यूज़ करूँ मैं प्रोडक्ट। मतलब प्राइस तो वही है, क्वालिटी वही है, खाली डिफरेंट यहाँ पे ब्रांड ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे उनका डिमांड भी तो होगा ना, किसी कंपनी का डिमांड कभी ज़्यादा किसी का कम। अगर प्रोडक्ट सेम ही है तो उसको मैं इजीली शिफ्ट कर सकती हूँ। क्लियर है। नाउ सेकंड हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। उसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, जिसको हम जॉइंटली यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो मतलब हम उसको कंज्यूम उनको जॉइंट करके ही इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम विदाउट द अदर। मतलब जैसे कि एग्जांपल था बाइक का, पेट्रोल का, बाइक ले लिया पेट्रोल नहीं है तो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, मतलब वो जॉइंटली यूज़ होगा ना। तो एक गुड जो है खाली बाइक आप दूसरे पेट्रोल के बिना यूज़ नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड दिस मस्ट बी कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। सेटिस्फाई करना है हमारा वांट, इट मीन्स उसको हमें जॉइंटली यूज़ करना होगा। क्लियर है। ये हमारा सिर्फ टॉपिक है कौन सा, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड। पर अभी क्रॉस का क्या इसका रिलेटेड वो देख लेंगे हम। ओके सो यहाँ पे क्या दिया है देखो, when the demand of concerned commodity change in response to change in price of related good, then the extent of such change in demand is called a cross elasticity of demand। अब इसमें क्या बोला है देखो, अगर चेंज हुआ डिमांड में, सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड, इन दोनों में से किसी का भी प्राइस में चेंज हुआ और उसका इफेक्ट हमारे डिमांड पे हुआ, उससे हमारा डिमांड कम ज़्यादा हुआ, डिमांड चेंज हुआ, तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दो टाइप का गुड, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर इसमें कुछ चेंज होता है, प्राइस कम ज़्यादा होता है, उसका इफेक्ट अगर डिमांड पे पड़ता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका देखो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड एक्स बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर गुड वाई। क्लियर है। ओके नाउ लास्ट टॉपिक क्या है देखो, मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब कैसे मेजर करते हैं वो देखिएगा हम। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड has not clearly specified the extent of change in demand. Supposing if there is 10% change in price, this kind of specification is provided by the concept of elasticity of demand. There are various methods of measuring elasticity of demand. The commonly used method are method of proportionate change, total outlay, expenditure method और geometric method। देखो अभी हमें लॉ ऑफ डिमांड तो था, उसने ये बताया कि भाई प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हुई, दिख रहा है यहाँ पे प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हुई। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिखाया कि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है ना, दोनों का यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन है। बट ये नहीं बताया कि कितना चेंज हुआ। अगर चेंज हुआ भी है 5%, 10% तो कितना है, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर हमें प्रॉपरली फाइंड करना है कि कितना यहाँ पे हुआ है तो उसके लिए अलग अलग मेथड्स दिए हुए जिसके हम यूज़ करके हम अपना कितना चेंज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड का नाम दिया है मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, टोटल आउटले मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। इस वजह से हम कितना चेंजेस हुआ है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, यहाँ हम एंड करें चैप्टर का हमारा, वापस से रीड करना, कोई भी क्वेरी है तो पूछना, ध्यान से करना, बेसिक थिंग है सब, ध्यान देना अच्छे से। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।